आज इस दुनिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी नेटवर्थ बॉलीवुड की नेटवर्थ से भी कहीं ज्यादा है और इसकी शुरुआत आज से 4,500 साल पहले हुई थी। आज इस इंडस्ट्री में 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन एक टाइम पर ये इंडस्ट्री इंडिया में इलीगल थी और आज भी लोगों के ओपिनियंस इसे लेकर के बहुत मिक्स्ड है। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जहाँ है पैसा, लस्ट और क्राइम। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी, है कि नहीं? इस दुनिया में प्रोस्टिट्यूशन आज से नहीं बल्कि 4,500 साल पहले से ही चला आ रहा है। एक जमाने में प्रोस्टिट्यूशन को एक बहुत ही पवित्र काम के तौर पर देखा जाता था, पर आज ये प्रोफेशन सबसे बदनाम प्रोफेशन बन चुका है। और ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। माना जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत एंशिएंट सिटी ऑफ अर्क, जिसे आज हम वारका नाम से जानते हैं, वहाँ के मंदिरों से हुई। गॉडेस ऑफ इश्तार के मंदिर में औरतों को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता था। फर्स्ट क्लास की औरतों को केवल मंदिर में ही सेक्सुअल रिचुअल्स परफॉर्म करने की परमिशन थी, जबकि सेकंड क्लास की औरतों को मंदिर के विजिटर्स को सर्विस देने की परमिशन थी और थर्ड क्लास की लोएस्ट क्लास की औरतों को स्ट्रीट पे जाके कस्टमर्स ढूंढने की परमिशन थी। इवन सार्डिनिया में भी मेल प्रोस्टिट्यूशन को इसी तरीके से गॉडेस एशटार्ट के मंदिर में प्रैक्टिस किया जाता था। एंशिएंट सिटी के कुछ सालों बाद हमें इंडिया, ग्रीस, रोम, चाइना और जापान में भी सैक्रेड प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत के एविडेंस मिलते हैं। एंशिएंट इजराइल में प्रोस्टिट्यूशन बहुत ही कॉमन था। इस बात के कई सारे रेफरेंसेस हमें हिब्रू बाइबल में भी मिल जाएंगे। जूडा एंड तामर की बिब्लिकल स्टोरी के हिसाब से उस टाइम पीरियड में भी प्रोस्टिट्यूशन होता था। इस कहानी के अनुसार प्रोस्टिट्यूट्स ट्रैवलर का इंतजार करती थी और सर्विस के बदले में उस टाइम पर वो पैसों की जगह पर बकरी के बच्चे और पानी की डिमांड करती थी, विच शोज कि केवल वेल्दी लोग ही उनकी सर्विसेज अफोर्ड कर पाते थे। प्रोस्टिट्यूशन इन इंडिया। माना जाता है कि इंडिया में प्रोस्टिट्यूशन की शुरुआत 16th सेंचुरी के आसपास हुई। मुगल एरा के उस टाइम पर जो औरतें गाना गाकर और डांस करके लोगों का एंटरटेनमेंट करती थी, उन्हें तवायफ कहा जाता था। उस समय पर उनके डांस फॉर्म को मुजरा कहते थे और इस प्रोफेशन में ट्रेन डांसर्स और सिंगर्स को ही जगह दी जाती थी और इस प्रोफेशन को काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता था। 16 से 17 सेंचुरी के बीच में गोवा में पोर्टुगीज कॉलोनी थी, जहाँ पर जापानीज सेक्स स्लेव्स को लाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद मुगल एम्पायर वीक पड़ने लगी और ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर्स का यूज करके ब्रॉथल्स बनवाने शुरू कर दिए, जिनमें काम करने वाली औरतों को सैलरी ब्रिटिश गवर्नमेंट देती थी और कई प्रिंसली स्टेट्स ने उस टाइम पर ब्रॉथल्स का संचालन भी किया था। कॉलोनियल इंडिया में ब्रिटिश राज ने प्रोस्टिट्यूशन को रेगुलेट करने के लिए कंटोनमेंट एक्ट ऑफ 1864 भी लागू किया था, जिसके अंतर्गत ब्रिटिश मिलिट्री बेसिस में ब्रॉथल्स मैनेज किए जाते थे ताकि सोल्जर्स अपनी सेक्सुअल नीड्स एंड डिजायर्स को पूरा कर सके। 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में हजारों की तादाद में दूसरी कंट्रीज और इंडिया के लोकल पिछड़े गांव से औरतों की ट्रैफिकिंग करके सेक्स स्लेव्स बनाकर प्रोस्टिट्यूशन के लिए ब्रिटिश इंडिया में लाया जाता था। इन प्रोस्टिट्यूट्स को सिर्फ सोल्जर्स को ही अपनी सर्विसेज देनी होती थी, वो लोकल लोगों को अपनी सर्विसेज नहीं दे सकती थी। इसी दौरान ब्रिटिशर्स को देवदासी के बारे में पता चला। देवदासी उन लड़कियों को कहा जाता था जिन्हें भगवान को सौंप दिया जाता था। उनका काम मंदिर में भगवान की पूजा करना और भगवान को खुश रखना होता था। इस काम के लिए ट्रेन डांसर्स और सिंगर्स को ही चुना जाता था। इनफैक्ट बड़े बड़े रिच फैमिली से भी लड़कियों को देवदासी बनने के लिए चुना जाता था और उनकी फैमिली के लिए ये प्राउड की बात मानी जाती थी, क्योंकि इंडिया में ये काम बहुत ही सैक्रेड माना जाता था। इंडिया में 6th सेंचुरी से भी पहले से देवदासी प्रथा चली आ रही थी, जहाँ पे देवदासी को सोसाइटी में हाई रैंक पे रखा जाता था। अब क्योंकि उनकी शादी गॉड से करवा दी जाती थी, इसलिए उन्हें गॉडेस लक्ष्मी का रूप माना जाता था। उनके सारे एक्सपेंसेस राजा और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स उठाते थे। मगर जब ब्रिटिशर्स मंदिर तुड़वाने लगे तो देवदासी सड़क पर आ गई। अब उनके पास ना तो कोई सपोर्ट था और ना ही कोई काम, इसलिए तब उन्होंने बड़े बड़े पुजारियों और लैंडलॉर्ड्स को ही एंटरटेन करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स तभी देवदासी प्रोस्टिट्यूशन एक्ट इन 1934 लेकर आए और उन्होंने देवदासी को भी प्रोस्टिट्यूट्स की लिस्ट में डाल दिया और देवदासी सिस्टम को खत्म कर दिया। मगर आज भी इलीगल तरीके से इंडिया में देवदासी प्रथा चल रही है, जहाँ पर फैमिलीज अपनी बेटियों को गॉडेस यलमा को समर्पित कर देते हैं। देवदासी बनने के पीछे बहुत सी स्टोरीज हैं, मगर उनमें से सबसे ज्यादा
ज्यादा पॉपुलर स्टोरी है येलेमा कल्ट स्टोरी। माना जाता है कि जामदग्नि नाम के एक संत थे जिनकी रेणुका नाम की पत्नी थी और उनके 5 बेटे थे। रेणुका रोज जामदग्नि की पूजा के लिए मालप्रभा नाम की नदी से पानी लाती थी ताकि वो अपनी पूजा पूरी कर पाए। एक दिन रेणुका ने नदी के पास कुछ युवाओं को देखा जो कि पानी में खेल रहे थे और उन्हें देखकर वो अपने सारे काम भूल गए। इसलिए उन्हें समय का ख्याल नहीं रहा और वो समय से घर नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से जामदग्नि की पूजा पूरी नहीं हो पाई और उन्होंने गुस्से में अपने बेटों से रेणुका का सर काटने को बोल दिया। पर उनके 4 बेटों ने अपनी माँ रेणुका का सर काटने से मना कर दिया, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही अपने उन 4 बेटों को भस्म कर दिया। जिसके बाद उनके आखिरी बेटे परशुराम ने ये काम अपने हाथों में ले लिया और अपनी माँ रेणुका का सर काट दिया। जिसके बाद रेणुका का सर 10 सिरों में बदल गया और इधर उधर चला गया और तभी उनके मरे हुए बेटे भी जिंदा हो गए और उन्होंने तभी से रेणुका के सिरों की पूजा करनी शुरू कर दी, जिन्हें आज हम येलेमा के नाम से जानते हैं। येलेमा के फॉलोअर्स आज के टाइम पे गरीब और इलिटरेट लोग हैं जो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम से निकलने के लिए अपनी बेटियों को और वाइफ्स को येलेमा को डेडिकेट कर देते हैं। चाहे वो पैसों की तंगी हो या कोई जानलेवा बीमारी, मेल्स एंड फीमेल्स को येलेमा को डेडिकेट करने के लिए एक बहुत बड़ी सेरेमनी की जाती है। इंडिया में हर साल रिलीजन के नाम पर 5000 से ज्यादा लड़कियों को पहले देवदासी बनाया जाता है और बाद में उन्हें ब्रॉथल्स में भेज दिया जाता है। आज ग्लोबली पूरी दुनिया में 52 मिलियन से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिसमें से 41.6 मिलियन फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं और 10.4 मिलियन मेल प्रोस्टिट्यूट्स हैं, जिसमें से अकेले इंडिया में ही 3 मिलियन से ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस भी इसी इंडस्ट्री से निकल के आते हैं। तो चलिए जानते हैं ये इंडस्ट्री लीगल और इलीगल तरीके से कैसे काम करती है। बेसिकली प्रोस्टिट्यूशन के मामले में सारी कंट्रीज को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 वो कंट्रीज जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, कनाडा, जर्मनी एक्सेट्रा। नंबर 2 वो कंट्रीज जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है मगर कुछ स्ट्रिक्ट लिमिटेशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस के साथ, जैसे ब्राजील, इथियोपिया, जापान एक्सेट्रा। नंबर 3 वो कंट्रीज जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन कम्प्लीटली बैन इलीगल है। द इमोरल ट्रैफिक सप्रेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग प्रोस्टिट्यूट्स प्राइवेटली अपनी सर्विसेज इंडिया में दे सकती हैं, मगर पब्लिकली ऐसा कुछ करना अलाउड नहीं है। ऑर्गेनाइज प्रोस्टिट्यूशन जैसे कि ब्रॉथल्स बनाना इलीगल है। जब तक एक औरत अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन कर रही है तब तक वो लीगल माना जाएगा। इसके साथ साथ ये लॉ प्रोस्टिट्यूट्स को उनका काम पब्लिक प्लेसेस से 200 यार्ड से कम दूरी पर करने के लिए भी फॉरबिड करता है। इंडिया में 2006 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए एक बिल आगे किया था। इस बिल के अकॉर्डिंग ट्रैफिक प्रोस्टिट्यूट्स के क्लाइंट्स को क्रिमिनल घोषित किया जाना था, लेकिन इंडियन पीनल कोड के ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर किए गए कुछ अमेंडमेंट्स की वजह से इस बिल को रोक दिया गया था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बैठाया ताकि वो इंडियन लॉज में अमेंडमेंट्स करके प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर सके, जिसके बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि कुछ ऐसे रूल्स बनाए जाएं ताकि जो सेक्स वर्कर्स वॉलंटरली अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन को कंटिन्यू करना चाहती हैं, वो डिग्निटी के साथ अपना काम कर सके। जिसके बाद 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग सेक्स वर्कर्स को डिग्निटी के साथ अपना काम कंटिन्यू करने का राइट दिलाया, मगर ब्रॉथल्स बनाना और जबरदस्ती किसी को प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए फोर्स करना आज भी इंडिया में इलीगल है। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल के अनुसार आज के टाइम पे इंडिया में लीगली प्रोस्टिट्यूशन करने वाली हाई प्राइस सेक्स वर्कर्स 10,000 से 50,000 पर आवर चार्ज करती हैं और कुछ तो इससे भी ज्यादा चार्ज करती हैं। ऐसी सेक्स वर्कर्स एस्कॉर्ट एजेंसीज ज्वाइन कर लेती हैं और वहाँ से मिलने वाले उनके क्लाइंट्स मोस्टली मल्टी मिलियनियर्स एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। आज भी ऐसी बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन लीगल नहीं है और वहाँ पर ये काम इलीगल तरीके से हो रहा है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में इलीगली ब्रॉथल्स चलाए जा रहे हैं। फैक्ट्स एंड डिटेल्स के डेटा के अनुसार पूरे इंडिया में 2,75,000 ब्रॉथल्स हैं, जहाँ के कोर क्लाइंट्स मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स, माइग्रेंट वर्कर्स और फैमिली से अलग हो चुके मेल्स होते हैं। इसलिए इन सेक्स वर्कर्स के चार्जेस भी बहुत लो होते हैं। कुछ सेक्स वर्कर्स के इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग 200 से 300 रुपए भी वो बहुत मुश्किल से चार्ज कर पाती हैं, जहाँ पे वर्जिन लड़कियों के प्राइस काफी ज्यादा हाई होते हैं और क्लाइंट्स हजारों में पे करने को रेडी होते हैं। इसीलिए बहुत सी
टीनेज लड़कियां अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस उठाने के लिए इस काम में आ जाती हैं और वहीं कुछ लड़कियों को धोखे से गांव से दूसरे शहर अच्छी जॉब का वादा करके लाया जाता है। एक सर्वे के अनुसार हर तीसरी लड़की प्रोस्टिट्यूशन में गरीबी की वजह से आती है और हर चौथी लड़की अपनी खराब मैरिटल लाइफ से निकल के सरवाइव करने के लिए आती है। प्रोस्टिट्यूशन सबसे ज्यादा जिन क्राइम्स को बढ़ावा देता है वो है किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हैरेसमेंट, वायलेंस एंड इवन ड्रग डीलिंग। तो चलिए इस प्रोसेस को इजी वे में समझते हैं। इस ट्रैप की शुरुआत होती है दलालों से, जो कि इलिटरेट, गरीब या मासूम लड़कियों को या तो जॉब का झांसा देते हैं या उन्हें प्यार के जाल में फंसाकर उनके शहर से दूर दूसरी जगह पर लेकर आते हैं। जिसके बाद जब तक उन लड़कियों को रियलाइज होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उन्हें दूसरे आदमी को बेच दिया जाता है। जनरली ये दूसरे आदमी पिम्प होते हैं जो कि लड़कियों को ब्रॉथल्स में बेच देते हैं, जहाँ पर ब्रॉथल ओनर उन लड़कियों को कंट्रोल करती है। अगर कोई लड़की ना माने तो या तो उनके साथ वायलेंस होता है या उनको फोर्स किया जाता है और या तो उन्हें ड्रग्स देकर उस नशे का आदी बना दिया जाता है ताकि वो अपना काम चुपचाप करती रहें। ब्रॉथल्स में छोटे छोटे बॉक्सेस में उन लड़कियों को भूखा प्यासा तब तक रखा जाता है जब तक वो काम करने के लिए राजी नहीं हो जाती। एक आर्टिकल के अनुसार इंडिया में मिलियंस ऑफ औरतें और लड़कियों की हर साल ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें से हर 110 प्रोस्टिट्यूट्स में से 51 लड़कियां होती हैं, जिनमें से 1/4 लड़कियों को मेट्रोपॉलिटन सिटीज से किडनैप करके लाया जाता है। ग्लोबली हर साल 4 मिलियन से ज्यादा सेक्स वर्कर्स की ट्रैफिकिंग होती है, जिसमें से 99% लड़कियों और औरतों को फोर्सफुली इस काम में झोंका जाता है, स्पेशली जिनकी उम्र 13 से 25 साल के बीच में होती है। इन ट्रैफिक्ड सेक्स वर्कर्स में से 51% फीमेल्स, 21% मेल्स, 20% छोटी लड़कियां और 8% छोटे लड़के होते हैं। हर साल 1 लाख सेक्स वर्कर्स में से 204 सेक्स वर्कर्स की वायलेंस की वजह से जान चली जाती है। आज ग्लोबल सेक्स इंडस्ट्री की वर्थ $180 बिलियन से भी ज्यादा है। इस इंडस्ट्री में प्रोस्टिट्यूशन के साथ साथ स्ट्रिप क्लब्स, पोर्नोग्राफी, फोन सेक्स, एस्कॉर्ट सर्विसेज भी जोड़ी जाती हैं। इंडिया में एंटी ट्रैफिकिंग ग्रुप्स हमेशा एक्टिव रहते हैं और रेस्क्यू एंड रीस्टोर मिशन चलाते रहते हैं। इस मिशन के दौरान ट्रैफिक सेक्स वर्कर्स और अंडर एज सेक्स वर्कर्स को रेस्क्यू किया जाता है और उन्हें जेल में रखा जाता है ताकि आगे की प्रोसेस पर काम किया जा सके। मगर मोस्टली सेक्स वर्कर्स को यही लगता है कि उन्हें अरेस्ट किया गया है। द इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल में ऐसी सिचुएशंस को लेकर कोई भी लॉ अब तक नहीं निकाला गया है। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन सेक्स वर्कर्स को उनकी बेसिक राइट्स तक नहीं पता होते। सांगली जैसे एरिया में, जो कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही फेमस है, एक सर्वे किया गया जिसमें ये पता चलता है कि 2% से भी कम औरतें किसी भी तरह के स्कूल में कभी भी गई होती हैं और उन 2% में से 50% से भी कम औरतों ने अपना स्कूल पूरा किया होता है। और इनके साथ ही इनके बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट भी हाई है, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन और शेम फील करते हैं उनकी सिचुएशंस को लेकर। इवन कई स्कूल्स में ऐसे बच्चों को टीचर्स और स्टूडेंट्स की हैरेसमेंट तक फेस करनी पड़ती है। प्रोस्टिट्यूशन का न सिर्फ सोसाइटी पर बट प्रोस्टिट्यूट्स पे भी बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। बहुत सारे लोगों के साथ इंटीमेट होने की वजह से प्रोस्टिट्यूट्स और उनके कस्टमर्स को भी STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेनियल डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मोस्टली प्रोस्टिट्यूट्स के साथ पहले जबरदस्ती की जाती है और उसके बाद उन्हें फोर्सफुली इस प्रोफेशन में ढकेल दिया जाता है। वो अपनी हेल्थ के साथ साथ अपने इंटीमेट सेंसेस भी गवा बैठती हैं और वो अपने इमोशनल सेल्फ को भी खो बैठती हैं। प्रोस्टिट्यूशन जैसे प्रोफेशन का असर आज सोसाइटी के हर तबके पर पड़ रहा है। इस प्रोफेशन में विक्टिम सिर्फ प्रोस्टिट्यूट्स ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी भी है। प्रोस्टिट्यूट्स की फैमिली के साथ साथ क्लाइंट्स की फैमिली भी समवेयर सफर करती ही है। So that is it for today guys. See you in the next video.